मुख्यमंत्री जी की राजनीति का हिस्सा हमेशा लंबे समय से रहा और ये ताज़ा घटनाचक्र भी उसी का ही एक हिस्सा है। पहली बात तो ऐसी घटना बिहार में घटित कैसे हो जाती है, इस बात का हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जो संजोग से मुख्यमंत्री भी हैं वो जवाब देना इस बात का। क्या समाधान है इन घटनाओं को रोकने का? बताइए, अपराधियों के मन से खौफ किस कदर निकला हुआ है कि इस तरीके से 3 युवकों को बांधकर किस तरीके से उनको पीटा गया है, इस कदर की एक की हत्या हो, दूसरे बाकी 2 का अभी इलाज चल रहा है और हालत नाजुक है। तो ये अपने में दर्शाता है कि पहली बात तो अपराधियों के मन में अब डर बचा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का इसी तरीके का ना डर बचा है ना सम्मान बचा है। जवाब मुख्यमंत्री जी को देना है कि क्या कोई समाधान है उनके पास, या इसी तरीके से अब अराजकता के माहौल में डर के साए में बिहारी जीने के लिए मजबूर हैं कि ना जाने कब उनके साथ क्या घटना घट जाए, क्योंकि ना किसी अपराधी को पकड़ा जाता है ना सजा दी जाती है। आप लगभग पिछले 2 साल 4 साल से आप देख लीजिए, निरंतरता किसी अपराध को लेकर शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे हम लोग नहीं, पर कौन से अपराधी को सजा मिली, कितने अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला गया। आज की तारीख में अगर आप आंकड़े निकाल के देखेंगे तो वो आंकड़े आपको ताज्जुब होगा वो आंकड़े देखकर कि भैया पहली बात तो अपराध हो जाता है, उसके बाद अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता। गलती से किसी अपराधी को अगर पकड़ लिया गया तो उसको भी तथ्यों के अभाव में, लैक ऑफ एविडेंस का हवाला देते हुए उन अपराधियों को भी बाद में छोड़ दिया जाता है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है सरकार, सरकारी तंत्र, प्रशासन के द्वारा ऐसे अपराधियों को, परिणाम स्वरूप बिहार में अपराध बेलगा। चिराग जी, राजद कह रही है कि बीजेपी करवा रही है, जातीय उन्माद का जो है स्वरूप दे रही है, तो पकड़े जो भी करवा रहा है भाई, कहने से क्या होता है? सरकार में कौन है आज की तारीख में भाई? आप लोग हैं ना सरकार में। जो भी करा रहा है, जो भी षड्यंत्र अगर रच रहा है, अगर मान लीजिए आपकी सरकार को कोई बदनाम करने का भी षड्यंत्र रच रहा है तो बेनकाब करने की भी ताकत आप ही के पास है ना भैया। जो लोग ये बात कर रहे हैं हास्यास्पद लगता है। आज की तारीख में पूरा प्रशासन, शासन तंत्र आपके हाथ में है। आप बेनकाब कीजिए, कौन कर रहा है? आप लगाम लगाइए ऐसे अपराधियों को या उन लोगों को जो अपराधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। पर जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आप कमजोरी दिखाते हैं, आप अपना कमजोर पक्ष दिखाते हैं इन बातों को करने से। आज की तारीख में सरकार में आप बैठे हैं, जवाबदेही आपकी बनती है। चिराग जी, एक सवाल है, जिस तरह से जदयू का जो यूनिट है उसका विलय आपके पार्टी में हो गया, कहाँ निगाहें हैं आप? भाई मेरी निगाहें कहीं पर नहीं है। हाँ, जिन लोगों की निगाहें एक ऐसे राजनीतिक दल की तरफ है जो राजनीतिक दल जात पात धर्म मजहब से उठकर विकास की सोच रखता हो, जो युवाओं को सशक्त करने की बात करता हो, जो युवाओं के हक अधिकारों की बात करता हो, जिनकी नजरें ऐसे दल की तरफ है, वो अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ आना चाहते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण नागालैंड का है, जहाँ पे यकीनन भाई हर कोई जानता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी का कोई भविष्य बचा नहीं है, जिनका वर्तमान ही इतना अंधकारमय हो, जिनको यही नहीं पता कि उनकी पार्टी कितने समय चलेगी, जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी हो कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, दूसरे दल के नेता उनके पार्टी के उत्तराधिकारी बनेंगे। तो जब ये बातें ही स्पष्ट हो गई हैं कि एक ऐसा राजनीतिक दल जिनका भविष्य ही नहीं बचा हो, ऐसे में उनके दल के नेता स्वाभाविक है कि एक बेहतर भविष्य की तलाश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। जहां तक रही बात नागालैंड में चुनाव को लेकर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूती से आगे काम कर रहा है। परिणाम ही अपने में दर्शाएंगे। 3 तारीख को जब वहाँ के परिणाम आएंगे, बताएंगे कि पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन हुआ। नागालैंड के सवाल पे मुख्यमंत्री 25 तारीख को, और उसी दिन महागठबंधन ने भी अपना एक बड़ा कार्यक्रम पूर्णिया में रखा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, कहा भी जा रहा है कि 24 की आगाज की जा रही है पूर्णिया से, और 24 शक्ति प्रदर्शन है भाई। शक्ति प्रदर्शन की कोई बात ही नहीं है। महागठबंधन आज की तारीख में सबसे कमजोर गठबंधनों में से एक है। उपचुनाव में परिणाम आपने देख ही लिया भैया, क्या परिणाम था। इन लोगों को लग रहा था कि महागठबंधन एक हो गया तो भैया एक तरफा माहौल रहेगा, और इनकी सोच कहीं ना कहीं 2015 से आ रही थी।
भाई 2015 में जब लालू जी नीतीश जी का जब गठबंधन हुआ था उस वक्त यकीनन वो एक मजबूत गठबंधनों में से था, पर तब से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता जिस तीव्रता से गिरी है, बार बार उनके दल बदलने के निर्णय को लेकर, बार बार उनके गठबंधन बदलने के निर्णय को लेकर और उनकी नीतियों को लेकर जनता में जो आक्रोश है, समाधान के तौर पर हर विषय पर लाठी उठाना, बिहार के लोगों के ऊपर लाठियां चलाना, अलग अलग विषयों पे खामोश रहना, हर सवाल पर जवाब देना कि हमको तो मालूम ही नहीं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का पर्सनल और उनकी पार्टी का जिस तरीके से ग्राफ गिरा है, उनकी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच गिरी है, उसका सीधा असर गठबंधन पे दिखता है। जब मैं सबसे कमजोर गठबंधन बताता हूं, उल्टा नेगेटिव वोटिंग होती है भैया मुख्यमंत्री जी के रहने की वजह से। जिस गठबंधन में अब मुख्यमंत्री चले जाएंगे, नेगेटिव वोटिंग वहां पर होगी। हम लोगों ने कुर्नी और गोपालगंज में हम लोगों ने देख ही लिया, मोकामा में एक बड़ी जीत की और ये लोग अग्रसर होते अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ नहीं होते। परिणाम स्वरूप मोकामा का भी जीत का मार्जिन इनका कम रहा। तो ये तो सारे उपचुनाव में दिखा ही दिया। तो ऐसे में जब आप शक्ति प्रदर्शन की बात करते हैं, बिहार में आज की तारीख में महागठबंधन के पास तो कम से कम कोई शक्ति नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि जिसे जहां जाना है जा सकता है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है, शरद यादव की पार्टी थी और हम लोग मिलकर इसको मजबूत करेंगे। सही बात है भैया, शरद जी की पार्टी रही थी, उससे पहले समता पार्टी को जिस तरीके से जौहर साहब ने मजबूती प्रदान करने का काम किया, बाद में किस तरीके से ये लोग साथ में जुड़े, शरद यादव जी के समय में पार्टी ने कई नई ऊंचाइयां हासिल करने का उन्होंने काम किया। और जब वो कहते हैं कि भाई उसमें उनका हिस्सा बनता है, मैं तो बार बार कहता हूँ मुख्यमंत्री जी ने तो अपने हिस्से को छीना है, बल्कि जो हिस्सा उनका नहीं भी बनता था वो भी इन्होंने अपने शीर्ष नेताओं से छीन कर अपने पास इन्होंने रखने का काम किया। भले वो जौहर साहब के साथ इनकी अदावत हो या शरद यादव जी के साथ जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा हो, तो ऐसे में बिल्कुल सही बात है जब उपेंद्र जी कहते हैं कि वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। बट अंतोगत्वा वो क्या फैसला लेते हैं नहीं लेते हैं ये कुशवाहा जी को। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने ये साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व वे कभी नहीं स्वीकार करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने सर ये भी बोल रहे हैं कि 2025 में अगर महागठबंधन और नीतीश जी की नेतृत्व को छोड़कर तेजस्वी जी का नेतृत्व कराती है तो जेडीयू बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भाई जेडीयू तो वैसे ही बर्बादी की कगार पर है ही। जिस पार्टी के नेता ने ही दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान लिया हो, और भाई जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइजेस किए जा रहे हैं, तो ये अपने में ही दर्शा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड तो वैसे ही समाप्ति की कगार पर। चिराग जी, एक अंतिम सवाल है। मुख्यमंत्री के आदेश पर एक पत्रकार को गिरफ्तार करवाया गया है, अभी तक जो है कोतवाली थाने में पकड़ के रखा गया है और हम लोगों के साथी भी रहे हैं, तो ऐसे में कैसे देखते हैं? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमेशा से किया गया है। मुख्यमंत्री जी भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें आलोचना पसंद नहीं, जबकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि भैया सत्ता पक्ष जहाँ है तो वहीं विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। पर मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के हर स्वर को दबाने का कार्य किया है, लाठी दल बल का इस्तेमाल कर दिया। और उसी का ही ये ताज़ा उदाहरण है जिसकी लोक जनशक्ति पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर मैं हमेशा रहा हूँ। ऐसे में पत्रकारों के ऊपर इस तरीके का उत्पीड़न कहीं से भी जायज नहीं। छपरा जाएंगे क्या आप? छपरा जाएंगे क्या? मैं बिल्कुल भाई, मैं अभी भी मैं जा रहा हूँ। मेरी जानकारी में दिया गया है कि एक युवक, 3 में से एक युवक मौत हो गई। हाँ, मौत हो गई है। नहीं, पर एक एडमिट है ना यहाँ पे। एक की अभी मौत हुई, एक की मौत हो रही है। उनका भी अभी हाँ, 2 लोग। हाँ, तो अभी हम लोग अस्पताल उन्हीं को ही देखने जाने का भी है, पर हाँ हम लोग छपरा का भी कार्यक्रम बनेगा। देखिए स्पष्ट तौर पर सुना कि